दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खास टॉपिक है जो कि दर्पण से संबंधित है, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। और आज हम देखिए पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। यह भी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर का टॉपिक, इसे भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं हमारे, जल्दी से जाकर के वीडियो के प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा और बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन होता क्या है? रेखीय आवर्धन देखिए किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब देखिए जैसे बात करें हम, तो हमारे हाथ में देखिए ये मार्कर है, यह पेन दिख रहा है। अब देखिए मैं इस बोर्ड के नजदीक ले जा रहा हूं तो आपको यहाँ पर इसका प्रतिबिंब दिख रहा है। तो सीधे सीधे कह सकते हैं, अगर मुझे आवर्धन निकालना हो तो इसके प्रतिबिंब की लंबाई तथा इस वस्तु की लंबाई जो हमारे हाथ में पेन है के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन बोलते हैं। इस तरह से देखिए रेखीय आवर्धन होता है। तो इसको लिखते हैं, रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई दोस्तों बटे वस्तु की लंबाई या बिंब की लंबाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग बोलते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को यम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं। तो m बराबर होगा, और प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं, और वस्तु की लंबाई को O से ऑब्जेक्ट का हमने एक लेटर लिया है O, और प्रतिबिंब इमेज उसका हमने पहला लेटर लिया है I। तो m बराबर I बटे O। रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को बोलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे रेखीय आवर्धन का सूत्र किस प्रकार से आता है। नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं रेखीय आवर्धन के सूत्र के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक अवतल दर्पण बनाया है, यह हमारी वस्तु है। तो वस्तु से प्रकाश किरण एक निकलती है मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, जैसा कि हमने यह नियम में पढ़ लिया है। अब देखिए दूसरा जो प्रकाश किरण है वो सीधे दर्पण के ध्रुव पर पड़ता है। वस्तु से आती हुई वो सीधे दर्पण के ध्रुव पर पड़ता है, और मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियम का पालन करते हुए साथ साथ वह समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए जब ये दोनों जहां एक दूसरे को किरण काटते हैं, यहाँ काटते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस मुख्य अक्ष से अभिलंब खींचते हैं। तो यह हमने अभिलंब खींचा, यह अभिलंब ही इस वस्तु का प्रतिबिंब है। यह अभिलंब जो खींचा मैंने A डैश B डैश, यह इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बना है। ठीक है, जो कि उल्टा बना है और मुख्य अक्ष के नीचे बना है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बना है। अब हम इसकी हेल्प से, इसकी सहायता से हम रेखीय आवर्धन का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो देखिए क्या करना है, जैसा हमने दर्पण के सूत्र में किया था, दो त्रिभुजों को समरूप दिखाया था, उसी प्रकार हम यहाँ भी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। तो देखिए इसे हम लोग मान लेते हैं पहला त्रिभुज ABP दिख रहा है, ABP। और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं ये, इसको दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं A डैश B डैश P। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले, देखिए पहले हम लोग ये लिखेंगे, माना वस्तु की लंबाई को मानेंगे और प्रतिबिंब की कुछ लंबाई मानेंगे। तो माना वस्तु की लंबाई है y1, ठीक है, तथा प्रतिबिंब की लंबाई y2 मानते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को y2 मानते हैं। तब रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा? रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाएगा y1, सॉरी यहाँ देखिए प्रतिबिंब की लंबाई y2 है, तो y2 बटे y1।
अब देखिए हमारा ये प्रतिबिंब का ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो हमने वस्तु को माना है लंबाई y1, तो ये y1 हो गया, और ये प्रतिबिंब है इसकी लंबाई को हमने माना है y2। तो देखिए जो वस्तु की लंबाई है वो मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो हम इसको धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, और ये प्रतिबिंब की लंबाई y2 जो है वह मुख्य अक्ष के नीचे है, तो इसलिए इसकी लंबाई जो है उसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, तो y2 हमारा माइनस हो जाएगा, इसलिए यहां पर हम लोग माइनस लगाएंगे। तो रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाएगा -y2 बटे y1। इसको देखिए समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके आगे देखिए हम लोग दो त्रिभुज ABP और A'B'P को समरूप दिखाएंगे, तो लिखते हैं त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ये वाला देखिए A'B'P में देखिए दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे इस प्रकार से। लंब लेंगे, पहले त्रिभुज का लंब देखिए, पहले त्रिभुज का लंब कौन है AB, या देखिए पहले त्रिभुज ABP में देखिए यह लंब है AB बटे दूसरे त्रिभुज का लंब देखिए है A'B', तो लंब देखते हैं यहाँ पर A'B'। अब देखिए बराबर इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज ABP का आधार देखिए है AP, आधार AP है, बटे दूसरे त्रिभुज का देखिए A'B', में देखिए इसमें आधार दिख रहा है A'P दिख रहा है। अब देखिए क्या करना है, हमें AB बराबर कितना दिया है, AB यह वस्तु है तो इसकी लंबाई दिया है y1, तो AB के स्थान पर हम लोग y1 लिख सकते हैं, y1 बटे A'B' बराबर देखिए कितना है लंबाई y2, तो इसके जगह पर हम लोग y2 लिख सकते हैं बराबर AP हमारा यहाँ दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ देखिए जो AP है वो क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल u, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ये यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब A'P को क्या बोलेंगे v, स्मॉल v बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यह दोनों दूरियां जो हैं वह दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर जा रही है, तो इनको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ यहाँ रखेंगे, तो इसको लेंगे -u और इसको लेंगे -v लेंगे, क्यों, क्योंकि यह दोनों दर्पण के बाईं ओर स्थित है, और दर्पण की बाईं ओर जो होती है दूरियां उनको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, जो कि दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो यहाँ पर रखते हैं AP के जगह पर क्या लिखेंगे -u बटे A'P के जगह पर लिखेंगे -v। अब देखिए y1 बटे y2 बराबर क्या लिखा है यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए m बराबर -y2 बटे y1। थोड़ा सा करते क्या है यहाँ पर देखिए, पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अंश और हर दोनों में है, तो y1 बराबर आएगा y1 बटे y2 बराबर आएगा आपका स्मॉल u बटे स्मॉल v। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को पलट देते हैं, उनके अंश और हर के स्थान को बदल देते हैं, तो y2 को ऊपर करते हैं और y1 को नीचे कर देते हैं। तो ये देखिए y2 बटे y1 बराबर इधर भी पलट देंगे, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं वो दोनों पक्ष में करते हैं, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा स्मॉल v बटे स्मॉल u। अब देखिए यहाँ पर m बराबर दिया है -y2 बटे y1, यहाँ देखिए m बराबर दिया है -y2 बटे y1, तो y2 बटे y1 बराबर क्या हो जाएगा -m हो जाएगा। हम माइनस से हम दोनों पक्षों में जब गुणा करेंगे तो इसका माइनस प्लस हो जाएगा और इसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है। जब हम माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे इसका माइनस से कट जाएगा और इधर आएगा माइनस लग जाएगा, मतलब -m हो जाएगा। तो हम -m बराबर क्या बोल सकते हैं, y2 बटे y1, ठीक है। -m बराबर हो जाएगा y2 बटे y1। अब देखिए आप y2 बटे y1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, -m लिख सकते हैं, यहाँ पर -m बराबर हो जाएगा v बटे u। अब देखिए वही हम यहाँ पर भी करेंगे, हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देते हैं। देखिए
तो ये हो जाएगा यम बराबर माइनस वी बटे यू। माइनस वी क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, और यू क्या है? वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो हम इसे ही बोलते हैं ना, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन, इसे ही बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा आ गया यम बराबर माइनस वी बटे यू। ठीक है, यही हमारा सूत्र है रेखीय आवर्धन का। रेखीय आवर्धन जहां की यहाँ जो v है वो क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, यह प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, यह प्रतिबिंब की दूरी है, और यह u क्या है? वह वस्तु की दूरी है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो ये लंबाई बोला है ना, हमने पढ़ा था रेखीय आवर्धन में कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को बोलते हैं। तो यम बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई I बटे वस्तु की लंबाई O, और यम किसके बराबर है? यहाँ पर देखिए माइनस वी बटे यू के, तो हम इसके बराबर ये भी बोल सकते हैं माइनस वी बटे यू। तो यह तीनों आपस में बराबर होंगी, यही हमारा रेखीय आवर्धन है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फोकस दूरी के बारे में। यह हमारे परीक्षा के प्रश्न पत्र में काफी बार पूछा गया है, इसलिए मैं ये टॉपिक आप लोग को दोस्तों पढ़ा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर फोकस दूरी F बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। ठीक है, इसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध भी कहते हैं इसी को। तो यह सूत्र काफी हमारे प्रश्न को हल करने में सहायक है, इसलिए इसको नोट कर लेंगे। और एक देखिए यहाँ पर F बराबर वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से दर्शाते हैं, कैपिटल R या स्मॉल r बटे 2। तो यहाँ से अगर हमें वक्रता त्रिज्या बताना हो तो R बराबर हो जाएगा, यह 2 चल जाएगा पक्षांतर तो गुणे में हो जाएगा R बराबर 2f। यह देखिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध को दर्शाता है, इसको नोट कर लेंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखिए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है। पहला क्वेश्चन है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जो होता है वह r बराबर 2f होता है, या f बराबर r/2 होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, हमें पहले दिया क्या है, तो जो दिया है उसको नोट करते हैं। दिया है प्रश्न में कि वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेमी है, तो फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि r बराबर होता है 2f होता है। ठीक है, तो देखिए हमें r बराबर दिया है 20 सेमी बराबर 2f। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 2 चल जाएगा इसके हर में, तो f बराबर हो जाएगा 20 सेमी बटे 2। f बराबर आएगा आपका 2 1 कम 2 दहा में 20। f बराबर आपका आएगा 10 सेमी। तो गोली दर्पण यहाँ पर दोस्तों बोला है, हमें अवतल या उत्तल दर्पण नहीं बोला है, इसलिए हम इसमें चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे। जब हमें उत्तल या अवतल दर्पण बोलेगा तब हम उसमें चिन्ह के साथ इसके मान को रखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो देखिए हमें एक अवतल दर्पण पहले बनाते हैं। देखिए एक अवतल दर्पण बनाते हैं, यह अवतल दर्पण है, यह देखिए इसका फोकस दूरी है, और यह वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, दूरी को बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या r। और ये दर्पण का ध्रुव है, तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी स्मॉल f। तो हमें कौन कौन से मान दिए हैं? वक्रता त्रिज्या दिया है r बराबर 32 सेमी। तो हम देखिए यहाँ पर दर्पण के बाईं ओर है, दर्पण के बाईं ओर दूरी दिया है, दर्पण के बाईं ओर। तो हम जो r बराबर दिया है 32 सेमी,
इसको हम लोग माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, क्योंकि दर्पण के बाईं ओर जो दूरी होती है उसे हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, और दर्पण के दाईं ओर जो दूरी होती है उसको हम लोग धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए हमें दिया है r बराबर 32 सेमी, तो इसे हम माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे, यहाँ पर हम लोग माइनस लगाएंगे। तो हमसे पूछा है फोकस दूरी f बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि f बराबर होता है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या r बटे 2। तो मान लिया फोकस दूरी बराबर हो जाएगा आपका r बराबर रखिएगा -32 सेमी बटे 2। इसको हल करेंगे तो आएगा f बराबर -16 सेमी, मतलब दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी दी है -16 सेमी, यह आएगा आंसर। इसको देखिए अच्छे से नोट कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-2 नंबर से पूछते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है मैंने कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, हमें यह बताना है। मतलब प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देखिए हमें दिया है दर्पण फोकस दूरी f बराबर 10 सेमी दिया है, फोकस दूरी f बराबर 10 सेमी दिया है। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है वह फोकस की दोगुनी होती है, मतलब r बराबर होता है 2f, यह हमने अभी अभी पढ़ा है। तो f बराबर यहाँ दिया है 10 सेमी, तो r बराबर कितना हो जाएगा, फोकस का 2 गुना मतलब 20 सेमी। तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर f के जगह पर 10 सेमी, तो हमारा r बराबर आ जाएगा 2 गुने 10 20 सेमी, ठीक है। तो फोकस दूरी हमें 10 सेमी दिया था, तो वक्रता त्रिज्या आया हमारा 20 सेमी इस सूत्र के अनुसार। आप देखिए हमें दिया है दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित, मतलब वस्तु की दूरी दी है स्मॉल u बराबर दिया है 20 सेमी, स्मॉल u बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, मतलब स्मॉल v बराबर बताना है। देखिए पहले किरण आरेख बना करके इसको समझते हैं। तो एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जिसके उभरे भाग पर कलई किया हुआ होता है, पॉलिश किया हुआ होता है, जिसके उभरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर किरण आरेख बनाने वाले हैं, आपको भी प्रश्न पत्र में कह सकता है कि किरण आरेख भी बनाइए। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा है फोकस, ये हमारा है वक्रता केंद्र, तो दर्पण का ध्रुव यहाँ पर है, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या r, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो बोला है हमें दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी दिया है 10 सेमी दिया है। हमने वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव की दूरी r होती है, तो r बराबर हमने यहाँ निकाल लिया है 20 सेमी। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी r बराबर कितना हो गया हमारा 20 सेमी। इसको भी यहाँ नोट करते हैं। देखिए यहाँ पर यह हमारा आ गया है 20 सेमी, r बराबर 20 सेमी। अब देखिए हमें बताना है कि दर्पण से जो प्रतिबिंब बना है वस्तु का वो कहाँ स्थित है, मतलब कितनी दूरी पर है, हमें ये बताना है। तो देखिए अभी क्या है, दर्पण हम मान लेते हैं कि जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के वक्रता केंद्र पर है। हम मान के चलते हैं कि दर्पण का जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु है वह वक्रता केंद्र पर है। तो यह है वस्तु, यहाँ इसका नाम देते हैं ए बी। अब हम करेंगे इससे इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, तो इस यहां से हम लोग प्रकाश किरण भेजते हैं। देखिए एक प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, तो वह फोकस से होकर जाएगा। हमने पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो इसको हम फोकस से परावर्तित करेंगे, मतलब भेजेंगे। तो यहां से जाएगा ये,
अब देखिए दूसरा जो किरण है वह फोकस से भेजेंगे, तो फोकस से होकर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो एक फोकस से हम लोग किरण भेजते हैं। देखिए ये हमारा फोकस है, तो फोकस से होकर आने वाली किरणें वह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है, या मुख्य अक्ष जो है इसके समांतर हो जाएंगी। इसे अभी इरेज कर देते हैं जो मान दिया है। देखिए यह टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देखिए यह दोनों जहां काटते हैं एक दूसरे को वहीं पर वस्तु AB का प्रतिबिंब बनेगा। तो आप चलिए हम निकालते हैं वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। अब देखिए हमने दर्पण सूत्र पढ़ा है जिसमें V, U और F संबंधित होते हैं, यह तीनों में संबंध होता है। तो हम जानते हैं कि 1/F बराबर होता है दर्पण सूत्र से 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U। आप देखिए यहाँ पर दर्पण के ध्रुव की बाईं ओर सभी दूरियां हैं, तो हम इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग F बराबर क्या बोलेंगे -10 सेमी, और U बराबर जो कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है 20 सेमी, तो इसको भी हम माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, मतलब माइनस लगाएंगे। अब हमें देखिए V प्रतिबिंब की दूरी बताना है, तो इसके सूत्र से हम बताएंगे। चलिए रखते हैं मान। देखिए F बराबर दिया है 1/F बराबर दिया है -10 सेमी, तो यहाँ पर -10 लगते हैं। देखिए बराबर 1/V का मान बताना है प्लस 1/U का मान दिया है, U का मान दिया है -20 सेमी, तो यहाँ पर -20 सेमी लिखते हैं, -20 सेमी। अब देखिए हमें जिसका मान बताना है हम बराबर के उसको एक तरफ रखेंगे और उसका मान निकालेंगे। 1/V बराबर, देखिए बराबर के उधर पहले से क्या है 1/-10, अब 1/-20 को हम उधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। यह चिन्ह जो है वह इस साइड आकर के बराबर के उस साइड आकर के प्लस हो जाएगा। तो अब इसको हल करते हैं। 1/V बराबर हो जाएगा -10 और 20 का लसा लेंगे तो आएगा 20 आएगा। अब देखिए हम 20 में भाग लगाते हैं 10 से, तो क्या आएगा 20 में -10 से भाग लगाएंगे तो आएगा -2। अब यहां देखिए दूसरे वाले भी ने 20 से भाग लगाएंगे इसमें तो आएगा 1, प्लस है यहाँ प्लस लगा दिया। इसको हल करते हैं आप, देखिए -2 + 1, इसको हल करेंगे तो आएगा -1/20। अब देखिए 1/V बराबर आया हमारा -1/20, तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1/V बराबर आया -1/20 सेमी। सभी मात्रक देखिए सेमी में दिया है, तो यहाँ पर सेमी में रखेंगे। अब हम इसको अगर देखिए तिर्यक गुणा करेंगे, V का करेंगे, हम दोनों को पलट देंगे तो V बराबर हमारा आ जाएगा -20 सेमी। यही हमारा पूछा है, मतलब V हमारा क्या है, प्रतिबिंब बस यहाँ दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा, इसको भी बनाते हैं। देखिए यहाँ पर बनेगा, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V बराबर -20 सेमी आया। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र क्या होते हैं और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना कि फोकस दूरी क्या होती है, फिर हमने ये भी जाना कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। इसके बाद हमने थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी किए। चलिए दोस्तों, तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा वीडियो को। धन्यवाद।